नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन के नागरिकों तक पहुंचने से पहले उसका सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए खतरनाक 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.76% हुई। चक्रवाती तूफान निवार के आज रात तेज होकर भीषण रूप लेने की संभावना। एनडीआरएफ के दल तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश में तैनात। और भारत ने अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भरोसा दिलाया है कि सरकार कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर कड़ी निगरानी रख रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों, अन्य देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं के संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों के लिए वैक्सीन सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरे। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि जिस तरह कोविड से लड़ाई में प्रत्येक जान बचाने पर ध्यान दिया गया, उसी तरह ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। ये बैठक कोविड से निपटने, प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इस दौरान 8 मुख्य राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। ये राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि बेहतर परिणामों के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा राज्य और जिला स्तरीय कार्यबल की नियमित निगरानी की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत के अनुभवों से हमने सीखा है कि वैक्सीन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नागरिक समाज, एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों तथा मीडिया सहित हर संभव मदद से व्यापक जागरूकता अभियान के जरिए इस तरह के प्रयासों पर अंकुश लगाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने सामूहिक प्रयासों के जरिए महामारी का सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कोविड मृत्यु दर को 1% से नीचे लाना होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्यु दर तथा समग्र स्थिति विश्व के अन्य ज्यादातर देशों से बेहतर है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क
आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाना, खासतौर से होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की बेहतर निगरानी, ग्राम और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना तथा वायरस से सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी मजबूती के साथ कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अभी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है। श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है। कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि लोग सतर्क रहें और वायरस के फैलने पर अंकुश लगा रहे। श्री मोदी ने संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस उच्च स्तरीय कोविड समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन तैयार करने और उसे जनता को उपलब्ध कराने के लिए भारत की कार्यनीति के बारे में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.76% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मरीजों का पता चला, जबकि 42,000 लोग स्वस्थ हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2,134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने तथा आज घर घर जाकर तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी भी जुटाने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। ये अभियान कल से विधिवत शुरू होगा और 27 दिसंबर तक चलेगा। शिमला में इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत न केवल संभावित कोविड के साथ साथ अन्य रोगियों का पता लगाया जाएगा, बल्कि अन्य बीमारी वाले लोगों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने राज्य के लोगों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपनी बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देने की अपील की है। इस अभियान में करीब 8,000 दल तैनात किए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और बाल विकास, पंचायती राज्य विभागों, जिला प्रशासन तथा गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। ये दल घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य मानदंडों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना सुनिश्चित करेंगे। गुजरात में सूरत नगर निगम ने कोविड बिस्तरों को बढ़ाने का फैसला किया है। नगर निगम आयुक्त बंछानिधि पाणी ने बताया कि कोविड के उपचार के लिए शहर में बिस्तरों की संख्या 129 से बढ़ाकर 560 कर दी गई है।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुजरात सरकार ने संक्रमण की जांच के लिए 4 बड़े शहरों में जांच केंद्र बढ़ाने का भी फैसला किया है। गुजरात में संक्रमण के मामलों में उछाल के बाद राज्य सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। सूरत नगर निगम द्वारा कपड़ा बाजार में 13 और हीरा बाजार में 5 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाने के बाद शहर में परीक्षण केंद्रों की कुल संख्या 200 हो गई है। सूरत नगर निगम द्वारा सभी दवाई की दुकानों को अपने नजदीक के परीक्षण केंद्रों के बारे में साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा भी दिवाली के बाद संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। नगर निगम द्वारा अहमदाबाद में नए 35 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहां घर घर स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है। इस बीच डांग और वलसाड़ के पर्यटक केंद्रों को जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मेघालय में कोविड के 57 नए मामले दर्ज होने के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 893 हो गई है, जबकि आज 59 रोगी स्वस्थ भी हुए। राज्य में मृत्यु दर 0.96% है। अब तक कोविड के कुल 11,454 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 10,451 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड में आज कोविड संक्रमण से 173 लोग मुक्त हुए। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 91.05 है। आज 528 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र सरकार ने एक त्वरित कार्यबल गठित किया है जो कोविड वैक्सीन के वितरण से संबंधित सभी तौर तरीकों की देखरेख करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि टास्क फोर्स टीकाकरण की उपलब्धता तथा इसकी प्रभावशीलता के साथ राज्य में टीकाकरण पर आने वाली लागत और उसके वितरण का काम भी करेगा। श्री ठाकरे ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने के कार्य में राज्य के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आडार पूनावाला के साथ वे लगातार संपर्क में हैं। सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत लगाए गए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जम्मू के नगर रोटा में सुनियोजित आतंकवादी हमले को लेकर विदेश मिशनों के प्रमुखों के चुनिंदा समूह को जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित इस घटना से सुरक्षा और कूटनीतिक असर के बारे में भी बताया। सुरक्षा बलों ने 19 नवंबर को आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि कोविड हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पहली बार छोटे समूहों में कई जानकारी दी। दूसरे अन्य सचिव भी अपने क्षेत्राधिकार वाले मामलों में मिशन प्रमुखों को सूचित करेंगे। संबंधित सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी साझा की जाएंगी। ये बताया गया कि आतंकवादियों के पास से जो गोला बारूद बरामद हुआ, उससे पता चलता है कि इसका मूल स्रोत पाकिस्तान है। विदेशी मिशनों को जानकारी दी गई कि आतंकवादी किस तरह भारत में दाखिल होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सांबा सेक्टर में भूमिगत सुरंग के रास्ते खतरनाक मंसूबे बनाए गए। पूर्व में ऐसी घटनाएं साझा की गईं जिनमें जैश ए मोहम्मद की मिलीभगत रही। आतंकवादी फरवरी 2019 कांड के बाद भारत में काफी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। ये सब जिला विकास परिषद के जारी चुनाव में गड़बड़ी पहुंचाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी
बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन के नागरिकों तक पहुंचने से पहले उसका सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए खतरनाक 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.76% हुई। चक्रवाती तूफान निवार के आज रात तेज होकर भीषण रूप लेने की संभावना। एनडीआरएफ के दल तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश में तैनात। और भारत ने अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल गुजरात के केवड़िया जाएंगे। वे वहां 2 दिन के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इससे लोकसभा आयोजित कर रही है। सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र के लिए कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। इस वर्ष इस सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर 2 दिन का सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भाग लेंगे। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश में तिरुचनपुर में पद्मावती अम्मावरी मंदिर का दौरा किया और वहां अम्मावरी पूजा में भाग लिया। राष्ट्रपति के साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने भी इस मंदिर का दौरा किया। इससे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का रेणुगुंटा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी रीइन्वेस्ट 2020 का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। रीइन्वेस्ट 2020 का विषय है टिकाऊ ऊर्जा अंतरण के लिए नवाचार। इस दौरान नवीकरणीय और भावी ऊर्जा विकल्पों पर 3 दिन का सम्मेलन होगा। विनिर्माताओं, डेवलपर, निवेशक और नव प्रवर्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, वैश्विक उद्योग जगत की 1000 से अधिक हस्तियों और 50,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के वैश्विक प्रयासों को तेज करना और वैश्विक निवेश समुदाय के साथ भारतीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े पक्षों का संपर्क बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जाने-माने नेता सर छोटू राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा और किसान कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटू राम ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि छोटू राम श्रमिकों, वंचितों और शोषितों की आवाज बने और समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री ने आज लचित दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के साहसी जनरल लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन एक उत्कृष्ट नेता और रणनीतिकार थे। उन्होंने असम की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों और दलितों को सशक्त बनाने की दिशा में बोरफुकन का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा।
विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 125 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के 74 सदस्य हैं। एकमात्र निर्दलीय विधायक ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है। दूसरी ओर 75 सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे 110 सीटें मिली हैं। सोने की तस्करी के मामले में केरल के एक मंत्री के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे एर्नाकुलम जिले की कक्कानाड जेल से गिरफ्तार किया, जहां उसे रिमांड में रखा गया था। इस गिरफ्तारी के बाद सोने की तस्करी के मामले में सीमा शुल्क के अधिकारियों को शिवशंकर से पूछताछ करने में आसानी होगी। कर्नाटक में विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों ने राज्य में सरकारी स्कूलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारीपुरा में 10 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गोद लिया है। मुख्यमंत्री ने संस्थानों और व्यक्तियों को स्कूल गोद लेने के प्रमाण पत्र आज बेंगलुरु में वितरित किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज कुल 34 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को गोद लिया गया। सरकारी पाठशाला गोद लेने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा द्वारा 2020-21वें बजट में घोषणा हुई थी। आज विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं ने सरकारी पाठशाला गोद ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा एक गोद लेने का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। उनका मानना है कि इससे पाठशाला का संपूर्ण सुधार होगा और उसे आधुनिक शिक्षा उपकरण प्राप्त होंगी। प्राथमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार जी ने जानकारी दी कि सरकारी पाठशाला गरीब घरों से आने वाले बच्चों के लिए चल रहा है और इसका सुधार समाज का कर्तव्य है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ा जिले के बंटवाला तालुक में स्थित दोद्दलाकाडु ग्राम के पाठशाला का जीर्णोद्धार एक ट्रस्ट द्वारा करने के बाद आज वहां 650 बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्य में 53,000 सरकारी पाठशालाएं हैं, जहां 85% बच्चे पढ़ते हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ओडिशा विधानसभा ने कल ओडिशा आवश्यक सेवाएं रखरखाव संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक में राज्य कर्मचारियों की आवश्यक सेवाओं को देखते हुए 1988 के मौजूदा कानून के तहत उन्हें हड़ताल करने से रोकने संबंधी संशोधन है। विधेयक में आवश्यक सेवाओं के दायरे को बढ़ाते हुए अग्निशम सेवा, अबकारी, वन, जेल सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं संचार जैसे विभागों को शामिल किया गया है। संशोधित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अवैध हड़ताल के लिए पैसा खर्च करने या प्रोत्साहित करने पर 1 साल तक की जेल या 5,000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों हो सकती है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसा संशोधन कर्मचारियों, कामगारों की आवाज दबाने की कोशिश है, लेकिन सरकार ने विधेयक की बचाव करते हुए कहा कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। श्रमिक संगठनों ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनके प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन की साजिश रची जा रही है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। भारत ने अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इसके अंतर्गत $8 करोड़ की 100 से अधिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने हाल ही में शतूत बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। इससे काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इससे पहले भारत ने 202 किलोमीटर लंबी फुल ए हुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कराया, जिससे काबुल को बिजली उपलब्ध कराई गई है। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विकास और सामरिक भागीदार तथा पड़ोसी देश की जनता के लाभ की भारत की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान निवार इस समय पुद्दुचेरी के पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में 370 किलोमीटर दूर केंद्रित है। अगले 12 घंटों में इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़कर कारिकाल तथा मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुद्दुचेरी तटों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्र ने संवाददाताओं को बताया कि ये तूफान आज रात और कल सुबह तक तेज होकर गंभीर और बहुत गंभीर रूप ले सकता है। ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है इसका नाम निवार है। धीरे धीरे ये इंटेंसिफिकेशन होकर आज रात को एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हम पूर्वानुमान किए हैं और कल सुबह ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो सकता है और धीरे धीरे इसका विंड स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़कर सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है और ये जब तट को पार करेगा तभी यही विंड स्पीड रहेगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि तूफान निवार पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश के साथ समन्वय किया जा रहा है और वहां एनडीआरएफ के दल भी मौजूद हैं। 12 टीमें तमिलनाडु स्टेट में और 2 टीमें पुडुचेरी में और 1 कराईकल में। और जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है तो वहां भी वही जिले अफेक्टेड हो रहे हैं जो तमिलनाडु से सटे हुए हैं, तो इसलिए नेल्लोर और चित्तूर में टीमें हैं। 3 टीम नेल्लोर में है और चित्तूर में 1 टीम है। विशाखापट्टनम में पहले से ही तैनात है 3 टीम एनडीआरएफ की। इस तरह से कुल 22 टीमें ऑलरेडी ग्राउंड पर उपलब्ध हैं और 8 टीमें हम लोगों को बटालियन हेडक्वार्टर में रेस्पेक्टिव स्टैंड बाई में है, अरकोनम और विजयवाड़ा में। इसलिए 22 + 8 30 टीमें हम लोग कमिट कर चुके हैं इस साइक्लोन को फेस करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान निवार की स्थिति के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी से बात की। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के सुरक्षित रहने की प्रार्थना की। इस बीच तमिलनाडु में तूफान के कारण व्यापक वर्षा हो रही है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में कई घंटों तक हुई भारी बारिश से पानी भर गया है। उधर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान के पहुंचने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से अगले 3 दिन तक राज्य के तटीय जिलों और रायलसीमा क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो सकती है। संबद्ध विभागों और जिला प्रशासन को अगले 2 दिन सतर्क रहने को कहा गया है। मछुआरों को 3 दिन तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अमरावती के मौसम केंद्र के प्रमुख एस स्टेला ने आकाशवाणी को बताया कि तूफान के प्रभाव से अगले 2 दिन समूचे राज्य में सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। पुद्दुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। निवार के तमिलनाडु और पुद्दुचेरी तटों में कराईकल और मामल्लापुरम के बीच कल देर शाम तक पहुंचने की आशंका है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 446 अंक बढ़कर 44,523 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 129 अंक की बढ़त के साथ 13,055 पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता जम्मू कश्मीर को खेल उत्कृष्टता का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि समझौता ज्ञापन से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड वैक्सीन के नागरिकों तक पहुंचने से पहले उसका सभी आवश्यक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए खतरनाक 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.76% हुई। चक्रवाती तूफान निवार के आज रात तेज होकर भीषण रूप लेने की संभावना। एनडीआरएफ के दल तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश में तैनात। भारत ने अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के 4थे चरण की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।